हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं बेखुदी। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। मुराद ने मुस्कुराकर आलमगीर से कहा। तुम क्यों बनाओगे? मुलाजिम या फायजा नहीं क्या घर पे? आलमगीर ने बैठते ही सवाल किया। मुलाजिम तो बाहर सामान लेने गया हुआ है और फायजा जर को देखने गई है। मुराद ने आम लहजे में बताया। जर कौन? आलमगीर के कान खड़े हुए जर के नाम पे, क्योंकि उसको पता था जरनूर को सब जर कहते थे। जरनूर एहसान, जिसके साथ तुमने पसूरी डांस किया था, इतनी जल्दी भूल गए? मुराद ने आंख वांग करते कहा तो आलमगीर खुजलसा हो गया। अच्छा, वो क्या हुआ है उसको जो देखने गई है? आलमगीर ने अपने लहजे को सरसरी रखने की कोशिश करते पूछा, पर फिर भी उसके लहजे में बेचैनी साफ आया थी। अखबार नहीं पढ़ते क्या? डीएजी एहसान गफ्फार की बेटी है वो, उस पे कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। वो तो सद शुक्र जर को कोई नुकसान नहीं हुआ। शायद वो बस उसको डराकर अंकल एहसान को खबरदार करना चाहते थे। ये बात तो न्यूज़पेपर में भी आई थी। मुराद ने सारी बात उसको बताई। आलमगीर साकित हो गया। उसको अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ था। उसको बेख्तियार खुद पे गुस्सा आया। वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता था जो उसके मामले में कोई खबरगिरी नहीं रखी। अब कैसी है वो? आलमगीर ने संजीदा सा पूछा। पहले से अब बहुत बेहतर। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस गाड़ी वगैरह का नुकसान हुआ था, मुराद ने बताया। क्या हम उनके घर जा सकते हैं अयादत के तौर पे? मेरा तो नहीं, पर तुम्हारा तो वहाँ आना जाना होता होगा ना? आलमगीर चाहकर भी अपनी परेशानी छुपा न पाया। हाँ, क्यों नहीं? मुराद ने सर को जुम्बिश देते कहा। 20 मिनट की मसाफत के बाद वो दोनों एक शानदार इमारत के पास खड़े थे। आलमगीर जिंदगी में पहली दफा खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहा था। गेट पे इतने सारे गार्ड्स देख के उसको उलझन होने लगी। अंकल की इकलौती औलाद है जर। आंटी ने कब का उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि उनको अंकल का पुलिस में होना पसंद नहीं था। आए दिन मौसूल होती धमकियों से वो तंग आकर 1 साल की जन्नूर को अंकल के पास छोड़कर चली गई थी। मुराद ने आलमगीर के तासुरात का जायजा लेते जवाब दिया। अंदर चले? आलमगीर ने बस इतना कहा। चलो, मुराद ने कहा। फिर वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, जहां हॉल में कोई नहीं था। मुलाजिम ने लॉन्च में होने का बताया तो आलमगीर को इशारा करता वह वहीं चले आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मुराद ने अंदर आते सलाम किया, साथ में आलमगीर को ठोका मारा जो घूरकर सैफ को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर ने भी हड़बड़ाकर सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। एहसान साहब अपनी जगह से उठते उनसे मिलकर बोले। तुम सैफ हो ना? मुराद ने सैफ को देखकर तस्दीक चाही। जी मैं हूँ, सैफ ने मुस्कुरा कर कहा। आपका नाम क्या है? पहले मैंने आपको देखा तो, पर बात नहीं हो पाई थी। एहसान साहब ने आलमगीर से पूछा, जो नीचे नजरे किए कालीन को देख रहा था। आलमगीर शेख नाम है। मेरा आबाई घर इस्लामाबाद में है, जबकि यहाँ मैं पढ़ाई की वजह से क़याम पजीर हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे फ्रेंड्स थे। आलमगीर ने नाम के साथ साथ सारी तफसील बताई। मुराद को हंसी आई, जिसको छुपाने के खातिर उसने अपना चेहरा दूसरी जानिब कर दिया। बहुत अच्छे, एहसान साहब बस इतना बोल पाए। जर कहाँ है? उससे मिलना था, मुराद ने पूछा। जरनूर कमरे में है, सो रही है, जवाब सैफ ने दिया। ओ अच्छा, मुराद सर हिलाता बोला। आलमगीर को अपना आना फजूल सा लगा। हाँ, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी और अब तुम मेरी कॉल रिसीव कर रहे हो स्काइप पे, नाजिश ने खफगी भरे लहजे में कहा। ये तुमने क्या वाहियात ड्रेस पहना हुआ है? हाथ उसकी बात नज़रअंदाज करता नागवारी से बोला। नाजिश ब्लैक शर्ट में थी, जिसका गला काफ़ी डीप था, जिस वजह से हाथ को उसकी तरफ देखने में शर्मिंदगी हो रही थी। क्या हो गया है और क्या बुराई है इस ड्रेस में? यहाँ सब ऐसे पहनते हैं, मैं यहाँ हूँ तो ऐसी ही ड्रेसिंग करूँगी ना। वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसा देश वैसा भेष। नाजिश ने बेनियादी से बाल झटक कर कहा तो हाथ ने वीडियो कॉल बंद करके वॉइस कॉल मिलाने लगा। नाजिश, मुझे तुम्हारे जीन्स पहनने पे कोई एतराज़ नहीं था, पर मैं इतना बेगैरत नहीं जो ओपन माइंड खुद को कहलाते हुए अपने होने वाली बीवी को नीम बुढ़ानिया ड्रेसिंग करने की इजाज़त दूँ। हाथ ने संजीदगी से कहा। तुम किस टोन में मुझसे बात कर रहे हो? पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की, और अब तुम्हें मेरे हुलिये में ऐब नजर आने लगे। मैं ऐसी ही हूँ, तुम जानते हो ये बात, और तुमने ऐसे ही मुझे पसंद किया था, तो अब क्यों कीड़े निकाल रहे हो?
नाजिश हाथ की बात पे चीख के बोली, मैं कॉल पे तुमसे बहस नहीं कर सकता, पर तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, अगर तुम मशरक़ी ड्रेसिंग नहीं करती तो ना करो, मगर मगरिबी की तो कम से कम पूरे पहनो ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। हाथ इस्तेराबी हालत में चक्कर काटता बोलने लगा। उसको जाने क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा था। शादी हुई नहीं और तुम अभी से मुझ पर रोब जमा रहे हो। शादी के बाद तुम ये कहोगे जीन्स मत पहनो, शलवार कमीज पहनो। जीन्स को हमारे दीन ने औरतें हराम करार दिया है। मुझे नहीं पता था हाथ तुम इतने कमजोर सोच के मालिक हो गए। नाजिश ने तंजिया पे तंजिया कहा, मैं जैसा हूँ मर्द हूँ, पर औरत पर्दे में अच्छी लगती है और मैं नहीं चाहूँगा मेरी ज़िंदगी में जो मेरे हमसफ़र को इसके वजूद पर हर एक के नज़र हो। अगर ये बात कमज़र्फ मर्द के ज़मर आती है तो हाँ, मैं कमज़र्फ हूँ, मुझे ऐसा बाज़र्फ होना भी नहीं। और अगर तुम्हें मालूम भी है औरत के लिए जीन्स हराम है, फिर भी जेब तंग करती हो, बड़े अफसोस की बात है। हाथ ने तासुब से कहा, जमाना बदल गया है, अब ये आम बात है, तुम अपनी सोच बदलो। ये क्या जहलों वाली सोच अपना ली है। नाजिश हाथ की बात पे शर्मिंदा होने के बजाय बोली, जाहिल मेरी सोच नहीं, उन लोगों की सोच है जो ये सोचता है ज़माना तरक्की याफ्ता हो गया है, सही गलत भूल जाता है। सोसाइटी में रहने वालों की सोच अलग होती है, उनके लिए अब ये आम बात है। पर हमारा कुरान एक है, वो नहीं बदला। हमें कुरान के अहकामात पे चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो उतना ज़रूर जितना हमारे बस में है। बजाय इसके ज़माना बदल गया है, ये सोचकर खुद को दलदल में घसीटते हाथ ने बेतासुर लहजे में कहा, आज तुम्हें बड़ा दिन याद आ गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे दुबई क्या जाना पड़ा हाथ, तुमने तो अपने तेवर ही बदल डाले। मेरे ड्रेसिंग पे एतराज़ होने लगा जो पहले नहीं हुआ। मुझे हाथ सच सच बताओ क्या बात है। नादिश ने कलस कर हाथ से कहा, अरसला। हाथ बस इतना बोला। नादिश को जबकि अरसला नाम सुनकर तन बदन में आग लगी थी। क्या अरसला। नाजिश ने दांत पे दांत जमाए। वो तुमसे कितना छोटी है, फिर भी उसका पहनावा रुख रखाव देखा कितना इम्प्रेसिव है। क्या तुम उसकी तरह नहीं हो सकती। हाथ ने गहरी सांस भर के कहा, व्हाट, होश में हो तुम चाहते हो मैं खुद को उस मनहूस अरसला की तरह बनाऊं जो पैदा होते ही मेरी माँ को निगल गई। नाजिश गुस्से से बोली, तुमने तो कहा था अरसला को अडॉप्ट किया है अंकल ने। हाथ अलर्ट होता बोला, नाजिश की सिट्टी गुम हुई थी। तुमने मेरा मूड बुरी तरह ऑफ किया है, अब मैं मजीद अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। नाजिश हाथ के सवाल से बचती कॉल कट कर गई। दूसरी तरफ हाथ का दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। मानो ये बिस्किट खाओ। अरसला ने मुस्कुराकर अपनी बिल्ली को बिस्किट दिया, फिर वो मुस्कुराकर उसके बाल सहलाने लगी। अरसला तुम्हारे फ़ोन पे कॉल आ रही थी, सुन लेना। सादिया भी मोबाइल उसको थमाती खुद चली गई। अरसला ने अपनी गोद में बैठी मानो को घास पे बिठाया और खुद सेलफोन चेक करने लगी जहां हाथ की कॉल आई हुई। हाथ नाम देखकर उसको अनजानी खुशी महसूस होने लगी और झट से कॉल बैक किया। कैसी हैं। हाथ ने पहला सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो और कैसे कॉल की। अरसला ने एक सांस में पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कॉल अपने सेलफोन से की। हाथ भी उसके अंदाज में बोला तो अरसला हंस दी। हाथ के चेहरे पे भी तबस्सुम खिला। मुझे नहीं पता था कॉल अपने फ़ोन से की जाती है। अरसला ने मज़े अफसोस से कहा, फिर तो आपको मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए, इतनी बड़ी बात और मालूमात मैंने आपको मुफ्त में फराहम की है। हाथ उसकी बात समझता मुस्कुरा कर बोला, जी जी, आपका बहुत से बहुत बड़ा शुक्रिया। अरसला ने कहा, फिर हाथ संजीदा होता बोला, क्या हम मिल सकते हैं। जी आप आ जाएं यहाँ, अरसला ने खुश दिली से कहा। घर पे नहीं, कहीं बाहर। हाथ ने झिझक कर कहा, जाने क्यों उससे बात करने पे वो मोहतात रहता था। बाहर कहाँ भी तो कभी इजाज़त नहीं देंगी, अरसला ने उदास होकर बताया। आप तैयार हो जाएं, मैं उनसे इजाज़त ले लूँगा। हाथ ने जैसे सारा मामला हल कर दिया। एक बात पूछूं आपसे। अरसला ने इजाज़त लेनी चाहिए। ज़रूर, बदले में हाथ ने कहा, अगर आपकी शादी हो जाएगी आपी से तो क्या आप मुझसे बात करना छोड़ देंगे। अरसला को जो बात परेशान कर रही थी वो उसने हाथ के सामने बयान की। नहीं, ऐसा क्यों करूँगा मैं, किसने कहा ये। हाथ ने संजीदगी से पूछा। किसी ने भी नहीं, मेरे दिल में ये बात आई तो सोचा आपसे पूछ लूँ। अरसला उसकी बात पे मुतमईन होती बोली, अपने दिमाग को फजूल सोचों में मत उलझाया करो, तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ लेने। हाथ की बात पे वो खुशी खुशी तैयार होने चली गई।
तूबा सुबह से अपनी तबीयत में बोझलपन महसूस कर रही थी। दवा खाने के बाद भी जब अपाका महसूस होता नहीं देखा तो ड्रेसिंग के सामने खुद पे परफ्यूम छिड़कते अरमागान से बोली, अरमागान। जी जाने अरमागान। अरमागान मुस्कुराकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जिसके चेहरे का रंग पीला जद हुआ था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हल्दी की तरह क्यों हो गया है तुम्हारा चेहरा? अरमागान उसका हाथ पकड़कर बेड पे बिठाता खुद को घुटनों के बल बेड का इफ्तिसार करने लगा। सर में चक्कर आ रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे हॉस्पिटल भी ले चलें चेकअप के लिए। तुबा अरमागान को अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं, तुम आओ हम चलते हैं। अरमागान को उसको अपने साथ खड़े किए बोला, मैं चादर पहन लूं फिर आती हूँ। तुबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरमागान ने जवाब दिया, आपको मुझ पर एतबार नहीं किया जो अरसला को मेरे साथ आने पर रोक रही हैं। हाथ ने बामुश्किल अपने लहजे को धीमा रखा वरना उसको सादिया बी का अरसला को इसके साथ जाने पर रोकना बुरा लग रहा था। बात एतबार की नहीं, नाजिश को पसंद नहीं अरसला उसके फ्रेंड में से किसी से भी बात करे तो आप उससे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ ना हो। अरसला हसास तबीयत की मालिक है, मैं नहीं चाहती बाद में उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो। सादिया बी ने संजीदगी से कहा, नाजिश को क्यों बुरा लगता है? मैं खुद अगर अरसला को ले जाना चाहता हूँ तो। हाथ ने बेजारी से कहा, उनके लिए अरसला का वजूद मनहूस है, बाप या बहन उसको देखना तक गवारा नहीं करते। बी ने तल्ख हकीकत बयान की, अरसला को तो अंकल ने अडॉप्ट किया था ना। हाथ ने उलझ कर पूछा, ऐसा किसने कहा? अरसला मेहताब खान और सलमा खान का खून है, वो कोई अडॉप्ट नहीं है। सादिया बी को हाथ की बात बहुत बुरी लगी। नाजिश ने तो। हाथ इतना कहकर चुप हो गया। 19 सालों से अरसला बेकसूर होकर अपने वालिद और बहन की नागवारियत और बिलावजह की नफरत बर्दाश्त कर रही है। उसके पैदाइश पे कुछ मसाइल थे जिससे मेहताब खान की बीवी सलमा और अरसला को जन्म देती इस फानी दुनिया से वफात पा गई। मेहताब खान की मोहब्बत की शादी थी, बहुत प्यार करता था सलमा से। उस आने के बाद कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं लाया अपने दिमाग में। नाजिश की जिम्मेदारी उसने खुद संभाली तो नन्ही सी अरसला को मैंने गोद लिया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, हम सब ये जानकर भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे अल्लाह तो खफा होता है, बाद में इंसान की जिंदगी से सुकून भी रूठ जाता है। मेहताब को लगता है अरसला मनहूस है तभी सलमा अब उसके पास नहीं। वो ये नहीं समझता कि उसकी ज़िंदगी इतनी थी। उसकी देखा देखी में नाजिश के अंदर भी अरसले के लिए बेपनाह नफरत पैदा हो गई। वो भी हर वक्त उसको सुनाती रहती, गुस्सा होती, जब दिल चाहता अपना सारा गुस्सा उस मासूम पे निकालती जिसकी गलती बस ये है कि इस घर में पैदा हुई। 3 साल की थी जब मुझे पता चला उसके चलने में लड़खड़ाहट है। मैंने मेहताब से ये बात की, अगर वक्त पे उसका इलाज हो जाता तो वो सेहतियाब हो जाती, पर मेहताब खान की लापरवाही पे अरसला इस महरूमी का शिकार हो गई। मोहब्बत की तरसी तो थी पर एहसास कमतरी का शिकार भी होने लगी। उसकी बस दुनियावी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बाकी उसका वजूद सिवाय बोझ के और कुछ नहीं। सादे भी ने हर एक बात उसकी गोश गुजार की। वो तो पैदाइश से ही लड़खड़ाकर चलती है या कोई हादसा पेश आया था? हाथ उनकी सारी बात पे कितने पल कुछ बोल न पाया। उसको नाजिश के झूठ पे अफसोस हुआ। बताना चाहिए तो नहीं पर बता देती हूँ, नाजिश 8 साल की थी तब जब उसने 3 साल अरसला को छत से धक्का दिया था, जिस वजह से ये हुआ। मेहताब ने नाजिश को तो कुछ नहीं कहा, अरसला का इलाज भी तब करवाया जब पानी सर से गुजर चुका था। अरसला को कभी नहीं बताया मैंने, वो साफ दिल की है, पर मैं नहीं चाहती वो अपने दिल में कुछ गलत सोच रखे। उसको यही लगता है कि वो पैदाइशी ऐसी है, जबकि नाजिश जानते हुए भी उसका मजाक उड़ाती है। वजह वो खुद है फिर भी। सादे भी ने दुख से कहा। हाथ तो कुछ कहने के लायक नहीं बचा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्शन दे। उसको नाजिश से नफरत सी महसूस होने लगी थी तो दूसरी तरफ अरसला के लिए हमदर्दी के साथ साथ और कुछ भी महसूस हो रहा था जिससे वो अभी अनजान था। आपको बुरा लगा होगा बी के इनकार पे? अरसला ने शर्मिंदगी से पूछा। पहले लगा था पर अब नहीं, हाथ ने मुस्कुराकर कहा। बी को मेरा बाहर रहना ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे लिए वो परेशान रहती हैं। अरसला ने वजाहत दी। मैं समझता हूँ, आप परेशान मत हो और अच्छा करती हैं, वो आपको ज़्यादा बाहर जाने नहीं देती। बाहर जाएंगी तो आपको आपकी मासूमियत को नज़र लग जाएगी। हाथ ने मुस्कुराकर कहता पोश में मौजूद अपनी गाड़ी में बैठता स्टार्ट करता चला गया।
ارسلہ کتنی دیر تک ہاتھ کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اندر کی طرف مڑ گئی۔ طوبا شرمائی سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارمغان کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ اسپتال جانے پہ اس کو جو ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی، اس پہ ارمغان خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اس نے محبت بھری نظر طوبا پہ ڈالی، جس کا رخ ونڈو کی جانب تھا۔ خوش ہو؟ ارمغان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ بہت، طوبا نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ارمغان نے دوسرا سوال کیا۔ جیسے کوئی خواب ہو، طوبا نے جھٹ سے جواب دیا۔ یہ خواب نہیں، ہماری زندگی کی خوبصورت حقیقت ہے۔ ارمغان اتنا کہہ کر اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنا لب رکھے۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ اب کی طوبا نے جاننا چاہا۔ بہت، ارمغان نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ جان کر کہ آپ باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں؟ طوبا نے متجس ہو کر پوچھا۔ میں جو خوشی محسوس کر رہا ہوں نا، اس کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ بس اتنا کہوں گا، جو میں ابھی محسوس کر رہا ہوں نا، وہ تمہیں پا لینے کے بعد بھی محسوس نہیں کر پایا ہوں گا، جبکہ میرا ماننا تھا میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ارمغان پہلے سنجیدگی سے، پھر آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ایوی نہیں کہتی میں، آپ سچ میں بہت برے ہیں۔ طوبا منہ بسول کر اس کو بازو پہ مکہ مار کر کہتی۔ جواب میں ارمغان کا جاندار کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ ڈیڈ، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، نازش نے مہتاب خان سے کہا۔ کیوں، کیا کوئی بات ہوئی ہے جو پاکستان جانا ہے؟ ہمیں تو ابھی اور یہاں رکنا تھا نا، مہتاب خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ رکنا تھا، پر اب اور نہیں۔ میرے یہاں آنے سے ہاتھ مجھ سے دور ہو رہا ہے اور میں اس کو خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی، نازش نے سنجیدگی سے کہا۔ پیار کرتا ہے وہ تم سے، ایسا تھوڑی کرے گا جو تمہارے یہاں آنے سے اس کی محبت میں کمی ہوگی، مہتاب خان نے نرمی سے اس کو اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ مجھے اب بے سکونی سی ہو رہی ہے، آپ پلیز میری ٹکٹ کنفرم کروائیں، نازش نے ضد کی تو مہتاب خان نے اس کے ساتھ اپنے لیے بھی پاکستان جانے کی ٹکٹ کنفرم کروائی۔ عالمگیر آج پھر پارک آیا تھا، جہاں اس کو ذنور بینچ پر بیٹھی نظر آئی۔ ذنور کو دیکھ کر اس کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس جانے والا تھا، جب کوئی لڑکا ذنور کے سامنے کھڑا ہوا۔ عالمگیر کے قدموں کو فوراً سے بریک لگی تھی۔ لڑکے کی پشت ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے دیکھ نہیں پایا، مگر جیسے ہی وہ ذنور کے برابر بیٹھا تو اس کو یاد آیا اس نے اس لڑکے کو ذنور کے گھر پر دیکھا تھا۔ عالمگیر نے ایک نفرت بھری نظر ذنور کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ اور اس کے ہاتھ میں موجود آئس کریم کو دیکھا، جو ابھی اس لڑکے سیف نے دی تھی۔ سیف سے بات کرتے ذنور کی نظر سامنے عالمگیر پہ پڑی تو اس کے مسکراتے لب فوراً سے سمٹ گئے تھے۔ عالمگیر کی نظر میں ایسے تاثرات دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ عالمگیر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتا اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگا۔ ذنور ساکت نظروں سے اس کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا عالمگیر اس کو ایسے کیوں دیکھ رہا تھا، اگر دیکھ بھی رہا تھا تو اس کو کیوں اتنا برا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، آئس کریم کھاؤ پگھل جائے گی؟ سیف نے اس کا دھیان آئس کریم کی طرف کروایا تو وہ سر کو جنبش دیتی اس کی طرف متوجہ ہو کر ٹھنڈی سانس خارج کرنے لگی۔ ارسلہ لان میں ٹہلتی ہاتھ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاتھ کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ دھیمی مسکراہٹ تھی جس سے وہ انجان تھی۔ آپ آئیں، دیکھتا ہوں کوئی کیسے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ ہاتھ کا کہا جملہ اس کے دماغ میں آیا تو مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، پھر ایک دم مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کیجیے گا، وہ تو نازش آپی کے ہیں، میں کیوں ان کو یاد کر رہی ہوں، ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، یہ تو غلط ہے، پلیز میرے اللہ معاف کیجیے گا۔ ارسلہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب کھڑے کیے معافی طلب کرنے لگی۔ مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے ہاتھ کے بارے میں سوچنا، ارسلہ دل کے ہاتھوں مجبور لاشعوری طور پر ہاتھ کو سوچنے لگی۔ اللہ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے، زرغونہ بیگم خوشی سے نہال ہوتی طوبا کی نظر اتارنے لگی۔ شکریہ چچی جان، طوبا مسکرا کر بولی۔ میں نازیہ کو کال پہ بتاؤں گی، دیکھنا پھر کیسے ساری ناراضگی بھول بھال کر آ جاتے ہیں، زرغونہ بیگم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ان کو آنا ہوتا تو کب کا آ چکے ہوتے، پر ان کو بس اپنی انا پیاری ہے، میں یا میری خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ طوبا کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ایسی مایوسی والی باتیں مت کیا کرو، اللہ بہتر کرے گا،
زرگونہ بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ ہاتھ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز ارسلہ تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، پر پھر بھی اس کی سوچیں بھٹکتی ارسلہ کی طرف آ رہی تھیں۔ اس کو برا تو نہیں لگ رہا تھا، پر نازش کا خیال آتے ہی وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ دل میں بے چینی سی پھیل گئی جس کا حل بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس اسٹوری کو میں یہیں پر ہی اینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سے بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔